हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर, पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट कवरअप कराया जाएगा। फ्री बैच ऑलरेडी चल रहा है। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आपको डेली क्विज कंडक्ट होता है, मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सेम वे में। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। सो जस्ट आपको करना है क्या, एक तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती है। अप्रॉक्स नज़दीक 200 के नज़दीक दोनों चैनल्स पे हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं। सो दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जैसे कि पता आपको, आज हमारे पेपर 1 की क्लास में, पेपर 1 में हमने यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हम अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब हमारी फर्स्ट लाइन कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अप्रॉक्स 149 के नज़दीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमने कर ली थी सारी। हाँ, आज जो हमने हमारा सेशन स्टार्ट करना वो है यहाँ से स्टार्ट करना। देखो, एक टॉपिक आया था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वैसे हमने लास्ट टॉपिक में किए थे, आगे भी इनको और डिटेल में करेंगे। इनका ना एक इंडिपेंडेंट भी सिलेबस में मेंशन है, इनको डिटेल में भी करेंगे। एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, कहते अगर टीचर अपने पार्ट पे जजमेंटल है तो वो क्या बैरियर है कम्युनिकेशन करते वक्त? वो कहते बीइंग जजमेंटल ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी। देखो, जब टीचर यानी जब क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी एक तरफ टीचर हो गए, एक तरफ स्टूडेंट्स हो गए, जब टीचर जजमेंटल हो सकता है ना, यानी वो अपने हिसाब से चल रहा है, मतलब वो अपनी जजमेंट्स पास ऑन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ना एक बैरियर क्रिएट कर सकती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। अब ये स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, ठीक है। सो जो जजमेंटल बिहेवियर होता है ना, इससे कहीं ना कहीं एक तो स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती है भाई उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी चीज़ों को गलत समझा दिया जा रहा है, और वो अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब स्टूडेंट जो कहना चाहता है ना टीचर को, अगर टीचर जजमेंटल है उसके पार्ट में, मतलब अगर टीचर के, देखो जजमेंटल है तो मतलब नेगेटिव थॉट्स होंगे टीचर के माइंड में स्टूडेंट के रिगार्डिंग। तो जब कोई भी चीज़ अगर स्टूडेंट एक्सप्रेस करेगा, एक तो वो हर चीज़ गलत तरफ जाएगी, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग में होगा, मतलब टीचर उस मैसेज को मिसअंडरस्टूड करेगा। और इससे क्या होगा, जब ये रैपिडली ये चीज़ बार बार होती रहेगी ना, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, मतलब वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स टीचर के सामने खुल के रख ही नहीं पाएगा। अब आगे आता है, अगेन एक क्वेश्चन था, वो कहते थे जो आप मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी जिसे हम कम्युनिकेटेड मैसेज कह रहे हैं, उसको समझने में ना कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। मतलब जब आपने मैसेज को ट्रांसमिट किया, अगला बंदा जो रिसेप्शन कर रहा है या जो रिसीवर है मैसेज का, कई बार वो कम्युनिकेटेड मैसेज को समझ ही नहीं पाता। इसमें कोई बैरियर्स आते हैं, उन्होंने मतलब कई ये चीज़ को कई बैरियर्स सपोर्ट करते हैं। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको 7-8 बैरियर्स दे देते, वो कहते हैं चूज करके उसमें से बताओ जो करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। देखो, बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करते हैं मैसेज को समझने में। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे कि मैसेज रिसीवर को समझ ही ना आए। उनमें से सबसे पहला था प्री जजमेंट, यानी जब देखो ये ना प्री कंसीव्ड नोशंस और ब्यासेस होते हैं जो मैसेज की समझ को हिला देता है। मतलब यानी कई बार रिसीवर क्या करता है, वो मैसेज को सुनने से पहले, देखने से पहले खुद ही प्री कंसीव कर लेता, मतलब वो पहले ही प्री जजमेंट देते तो भाई इसने यही चीज कही होगी, यानी ये एक तरीके से ना हिंड्रेंस बन जाती है कम्युनिकेटेड मैसेज के समझने में, ठीक है। सेकंड आता है लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। अगर तो आप बहुत लेंथी कम्युनिकेशन कर रहे हो या आपकी कम्युनिकेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तब भी आपके मैसेज को समझने में रिसीवर को प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए कहा गया क्लियर और कंसाइज मैसेज ही अच्छे से समझ आता है। थर्ड आता है एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द रिसीवर। देखो, अगर प्रायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैन इन्फ्लुएंस हाउ अ मैसेज इज इंटरप्रेटेड। कहने का मतलब क्या हो, जो मैसेज आप रिसीवर को कम्युनिकेट कर रहे हो, रिसीवर के पास भी ऑलरेडी अगर उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो तो उसके रिगार्डिंग रिसीवर को ऑलरेडी कुछ पता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके मैसेज को समझने में वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है।
लास्ट मेजर फैक्टर आता है कल्चरल डिफरेंसेस। जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे, हर बंदा एक डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करता है, उसका अपना कल्चर बैकग्राउंड है, उसके अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं। सो ये अगर दो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब ये कल्चर का बंदा दूसरे कल्चर के बंदे के साथ बात कर रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैसेज को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या बैरियर बन सकता है, क्योंकि मैसेज कई बार मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। ठीक है, अब एक अगेन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उन्होंने पूछा था, अगेन उन्होंने आपको क्वेश्चंस दे दिया था, वो कहते हैं चूज करके बताओ। उसमें जो ऑप्शंस करेक्ट थे ये था कल्चर, क्यूरियोसिटी एंड क्लाइमेट। ये तीनों बैरियर्स हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, जो डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस पे। उन्होंने आपको कहा था, उन्होंने आपको 7-8 ऑप्शन देती थी, वो कहते हैं चूज करके बताओ इनमें से कौन से बैरियर्स हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट, किस मैसेज में, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में मैसेज कन्वे किया जा रहा है, और सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस किस में कम्युनिकेशन की जा रही है। तो उसमें कल्चर का डिफरेंस, यानी कल्चर बैकग्राउंड अलग है। क्यूरियोसिटी, अगला बंदा आपके मैसेज को सुनना कितना चाहता है या वो सुनना ही नहीं चाहता। और क्लाइमेट, मतलब सिचुएशन क्या है, मतलब वहां पे अगर आप उस सिचुएशन में आपको वो बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। ये 3 मेजर बैरियर्स हैं टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर तो मैं आपको इसमें कहूँ, उन्होंने इतना आपको ऑप्शन दी थी आई कॉन्टैक्ट। ये देखो, आई कॉन्टैक्ट कोई बैरियर नहीं होता है, यानी बेसिकली इट इज नॉट अ बैरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट बैरियर नहीं है, ये तो एक नॉन वर्बल क्यू है। मतलब जब हम अपना बिना बोले अपने बॉडी क्यूज के थ्रू, बीइंग अ नॉन वर्बल क्यू, ये चीज तो कम्युनिकेशन को इनहेंस करेगी। इससे एक तो आपका कनेक्शन, ट्रस्ट, बॉन्ड बना रहेगा। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट बन रहा है, आप अपना इंटरेस्ट कन्वे कर पाओगे और आप कहीं ना कहीं समझ अपने मैसेज को उसको प्रमोट कर पाओगे। ठीक है, अब हमने काफी कुछ बैरियर्स के रिगार्डिंग कर लिया। अगर हमने इन बैरियर्स को खत्म करना है, अगर हम इन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आता है सुनो, एक्टिव लिसनिंग, यानी आपको अपने आप को बहुत अच्छे से इंगेज करना पड़ेगा। आपको अपने सेंडर को, जो मतलब आपको जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, जो कम्युनिकेटर है, आपको उसको उस पर फोकस करो, अपने स्पीकर पे फोकस करो, उसको सुनो, उससे क्वेश्चंस पूछो ताकि आपको क्लैरिफिकेशंस मिले। आप पैराफ्रेजिंग करो ताकि आपको समझ आए, मतलब जो उसने आपको एक बार बता दिया फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो एक्टिव लिसनिंग है, एक तो उससे इंटरेस्ट बनता है, यानी अगर आप अगले को सुनोगे उसकी बाद में से आपके क्वेश्चंस जनरेट होंगे, फिर आप क्वेश्चंस पूछोगे, यानी एक इंटरेक्शन बन चलती रहेगी। इससे एक तो अगर आप अगले को अच्छे से सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहती है। सेकंड आता है क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। देखो, आपको क्लैरिटी और कंसाइजनेस चाहिए कम्युनिकेशन में, मतलब ट्राई करो जो आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हो वो क्लियर हो, बिल्कुल उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, लाइक उसमें कोई बायस ना हो, मतलब वो जो आप समझाना चाहते हो सीधे तरीके से समझाओ, उसको उलझाओ मत। ठीक है, शॉर्ट करो, ट्राई करो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो शॉर्ट रहे, उसको लंबा मत खींचो। सिंपल लैंग्वेज यूज करो और टिपिकल या टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड कर दो यूज करने। अपने आइडियाज को लॉजिकली सीक्वेंस करके बताओ। सो जितना क्लियर और कंसाइज मैसेज होगा उतनी ही अच्छे से उसकी समझ होगी, उसकी कॉम्प्रिहेंशन होगी, मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। थर्ड मेजर आता है कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी आपको कल्चरल सेंसिटिविटी को डेवलप करना पड़ेगा। अब ये कैसे डेवलप होगा, आपको सीखना पड़ेगा डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को, जितना पॉसिबल है उतने ही अलग अलग हर कल्चर के कम्युनिकेशन स्टाइल्स आप सीखो। नॉर्म्स उनके देखो, क्या उनकी वैल्यूज है, क्या उनकी रेगुलेशंस है, क्या उनकी बिलीव्स है। जब आप अलग अलग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करते हो, आप जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में उनको अडेप्ट करोगे, वो कहीं ना कहीं आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग आपके मैसेज की उसको प्रमोट करेगा। फोर्थ आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कल्टीवेट करो इमोशनल इंटेलिजेंस ताकि आप मैनेज कर पाओ पर्सनल इमोशंस और बायसेस को और एम्पैथाइज कर पाओ दूसरों के साथ। यानी जब कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करो, ट्राई करो आप अगले बंदे की इमोशंस को भी कवर अप कर पाओ। यानी जितना आप उसके इमोशंस को कवर अप करोगे, यानी उतने बायसेस रिड्यूस होंगे, आप उस पर एम्पैथाइज कर पाओगे, अगला आपके मैसेज को असली से समझ पाएगा। सो आपको कहीं ना कहीं दूसरे बंदे की इमोशंस पता होनी चाहिए कि वो इमोशनल बंदा है, स्टेबल बंदा है, या उसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। यानी ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएंगी। लास्ट आता है यूज ऑफ विजुअल एड्स, यानी ट्राई करो आप वर्बल के साथ ना विजुअल एड्स यूज करो, ग्राफ्स यूज करो, चार्ट्स यूज करो, डायग्राम्स यूज करो, ताकि आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर पाओ। देखो, जो ये विजुअल एड्स होते हैं ना, ये आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। एक तो इससे आपके मैसेज की समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि आंखों देखी चीजें इतनी जल्दी भूलती नहीं है। आप अगले बंदे को इंगेज कर पाओगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। वो आपकी जो आप बोल रहे हो ना उसको इग्नोर कर सकता है, बट अगर आप उसको कोई चीज दिखा रहे हो ना, उसका
ध्यान उससे भटकेगा नहीं अगर आपने उसको बहुत एक्टिवली इंगेज किया हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये चीज़ है जहाँ पे आपके टेक्निकल टॉपिक्स या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। ट्राई करो कम्युनिकेशन अगर आपने कर रही है तो जो आपका मैसेज का रिसीवर है आप उसको कहो आप वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करे। यानी इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगले ने जो आपकी इंटेंशन थी, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते थे, वो मैसेज अगले बंदे ने समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। जितनी क्लैरिफाई करोगे, अगर जितनी एम्बिगिटीज हुई होगी, जब वो अगला बंदा फीडबैक देगा, मान लो अगर तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, उसको कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप उस पर क्लैरिफिकेशन दोगे, वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आप उस पर क्लैरिफिकेशन देते जाओगे, यानी इससे एक तो ओपन डायलॉग, एक ओपन इंटरेक्शन होगी। और जो आप एट द एंड, जब आप ये इंटरेक्शन आपकी खत्म होगी, एट द एंड जो आप अगले बंदे को बताना चाहते थे वो ही समझेगा। यानी जो आपकी इंटेंशन थी और जो उसकी इंटेंशन है मैसेज रिसीव करने की, वो सेम हो जाएगी। लास्ट मेजर फैक्टर आता है जो हमें हेल्प करता है अपने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को ओवरकम में करने में, वो आता है यूज ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल। ट्राई करो जितना हो सके उतने ही मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज करो। फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करो, ईमेल्स भेजो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करो। मतलब आपने कम्युनिकेशन चैनल को अडॉप्ट करना है जो आपका रिसीवर है उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। मतलब जिस ऑडियंस को आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, उस चीज़ को देख के आप अपना कम्युनिकेशन चैनल को अडॉप्ट करो। जितना अप्रोप्रिएट चैनल आप अडॉप्ट करोगे उतना ही मैसेज अच्छे तरीके से, साफ वे में, क्लैरिटी में, इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है स्पीच। क्या होता है, देखो एक सिनेरियो में जहां पे, एक पहले सिनेरियो समझो। मान लो इन अ गिवन सिनेरियो, एक ना ये पेपर में सिनेरियो आया था जहां पे एक स्टूडेंट अपने टीचर को ग्रीट करता है विद बाय सेइंग गुड मॉर्निंग टीचर। अब जो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज हो रहा है ना, यानी ये बेसिकली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता ना ये मीन्स और मीडियम्स हैं जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे ना स्पीच है जो आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें आप वर्बल एक्सप्रेशन दे रहे हो और ग्रीटिंग्स आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने आपको सिनेरियो पता क्या दिया था, उन्होंने आपको मीनिंग बता दिया था चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का कि ये वो माध्यम है जिससे थ्रू आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हो। और अब उसमें उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया कि एक बच्चा है वो अपने टीचर को ग्रीट कर रहा है, भाई गुड मॉर्निंग टीचर, ठीक है। वर्बल एक्सप्रेशंस भी हैं साथ में, वर्बली भी बोल रहा है और कहीं ना कहीं फेस एक्सप्रेशंस भी होंगे। अब उन्होंने आपको नीचे 4-5 ऑप्शंस दे दी थी, वो चूज करके बता रहे थे कौन सा कम्युनिकेशन का चैनल है। सो स्पीच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब आती हैं कुछ ना, एक अगेन क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 2 लिस्ट दी थी। लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच दे दी थी और लिस्ट 2 में उनके ऑब्जेक्टिव्स का था। देखो जो आफ्टर डिनर स्पीच होती है वो बेसिकली हंसाने के लिए, अम्यूज करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए होती है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। यानी जब आप एक फैमिली इकट्ठे बैठ के रात को डिनर करने के बाद बातें करते हैं ना, वो बोलते हैं एक दूसरे के साथ, वो जस्ट अपने इंसिडेंट्स को, जो उनके पास उनके मतलब जो पूरे दिन की चीजें हैं, जो फन है, जो मतलब अम्यूजमेंट के लिए चीजें हैं, वो वही करते हैं, वहां में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर होती। जो एकेडमिक स्पीच होती है वो दी जाती है कोई कुछ चीजें बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। फिर एक आती है मार्केटिंग स्पीच, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है आप इंप्रेस करना चाहते हो। देखो मार्केटिंग स्पीच कंपनीज के द्वारा दी जाती है, वो अपने ऑडियंस को इंप्रेस करना चाहते हैं कि कंपनी और जो ऑडियंस है वो कंपनी के साथ जुड़ के उनके कस्टमर्स बने रहे। फिर आती है पॉलिटिकल स्पीच, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे नेता देते हैं, ये होती है मोटिवेट करने के लिए और परसुएड करने के लिए, ठीक है, समझ गए। एक आगे क्वेश्चन आया था, वो उन्होंने आपको स्टेप्स दे दिए थे, वो कह रहे थे आप इसको, ये ना एलिमेंट्स है क्लासरूम स्पीच के, मतलब जो क्लासरूम में स्पीच कंडक्ट की जाती है ना, जो उसके एलिमेंट्स है, आप उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। जब क्लासरूम कम्युनिकेशन होगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाएगी टॉपिक की और ओवरव्यू बताया जाएगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। फिर उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं अलग अलग टॉपिक की। उसके बाद आती है कंक्लूजन। जब आपका पूरा डिटेल आपने प्रिस्क्राइब कर दी, आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर आप क्या करोगे, जो आपने लेक्चर के क्लासरूम कम्युनिकेशन टाइम पे मेजर की पॉइंट्स बताए उनको समराइज कर दोगे और अपनी स्पीच को रैप कर दोगे। जब आपने, टीचर ने बोलना बंद कर दिया, सब कुछ उसने रैप कर दिया, फिर फीडबैक ली जाती है स्टूडेंट से। यानी आप इंकरेज करते हो जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, कि वो क्वेश्चन आपसे पूछे, आपके रिगार्डिंग फीडबैक दे, यानी वो एक्टिवली इंगेज कर पाए अपने को कम्युनिकेशन प्रोसेस में। और लास्ट में यानी जो चीज़ें स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो आपको फीडबैक के थ्रू पता चल जाएंगी और आप अब उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करोगे, जो ऑडियंस के कंसर्न्स है आप उनको
सॉल्व करके उनको अच्छे से उनकी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो जो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन इंटरेक्शंस का। यानी अगर तो आपकी ह्यूमन इंटरेक्शंस हो रही हैं जो कि होंगी, यानी ह्यूमंस आपस में बातें तो करेंगे, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही होनी चाहिए। इससे एक तो आपका इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है, जो आप आइडियाज़ के एक्सचेंज है, जो आपके थॉट्स जो आप बता रहे हो, जो आप इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो जब आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझते हो ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंडिविजुअल्स के हेल्प करती है कि वो एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से बढ़ा पाए और मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल इंटरेक्शंस में अपने आप को इंडल्ज कर पाए। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर और कंसाइज हो, मतलब जैसे देखो आपने कम्युनिकेट करते हुए ना ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी जिससे आपका मैसेज अंडरमाइन हो। सो उसमें एक्टिव लिसनिंग ट्राई करो, एम्पैथी से कम्युनिकेट करो, कल्चरल सेंसिटिविटी बनाए रखो। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर्स राइज हो रहे हैं उनको ओवरकम करने हेल्प करती है और अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशंस को प्रमोट करती है, ठीक है। सो ये तो था कुछ पुराना टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आगे आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्किल है जो आपको सक्सेसफुल इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में हेल्प करती है। देखो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन मतलब जब दो बंदे एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बात करें, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है। अब आपने ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को अफेक्टिव कैसे बनाना है, ये चीज़ आपको अफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करेगी, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स अच्छे होने चाहिए, आपके एजुकेशनल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करनी है। सो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अफेक्टिवली कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। यानी इसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होगी मैसेजेस की, दोनों वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से। सो जो ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज हैं, बीइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, इनको समझना, जितने इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी इंडिविजुअल्स अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं कि वो अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाएँ और उसको दूसरे का मैसेज रिसीव भी कर पाएँ, जिससे उन दोनों में अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनेंगी, ट्रस्ट बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और एट द एंड अगर ये चीज़ क्लासरूम में हो रही है तो एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी जो कि कंड्यूसिव होगी, बहुत अच्छी होगी। सो स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। देखो सबसे पहले आती है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो वर्बल कम्युनिकेशन में चीज़ें बोल के या लिख के मैसेजेस को कन्वे किया जाता है। मतलब जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हो, या तो आप स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करोगे या रिटन मैसेजेस का यूज़ करोगे मैसेज को कन्वे करने के। इसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे, प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, रिटन कॉरेस्पॉन्डेंसेस दी जाती हैं, या आप डिजिटल कम्युनिकेशन की कोई भी फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। जितनी इफेक्टिव आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होगी उतनी ही, यानी देखो जितनी इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होगी उतना ही आपके मैसेज अच्छे से समझा जाएगा। और ये इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन तब होगी जब आपका मैसेज क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर, कंसाइज होगा और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपने यूज़ किया, मतलब आपने वही लैंग्वेज यूज़ किया जो अगले बंदे को समझ आ रही है। सेकेंड आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेजेस को, मतलब आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जेस्चर्स को यूज़ करते हो, जितना ट्राई होता है इसमें ना नॉन वर्बल क्यूज यूज़ किए जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, जेस्चर हो गया, एक आपके बोलने की वॉइस की टोन क्या है, मतलब आप गुस्से में बोल रहे हो, नॉर्मल बोल रहे हो या डर के बोल रहे हो, ये आपकी वॉइस जो टोन की वॉइस है ना वो चीज़ें बता देती है। ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जो वर्बल में, ये ना इन शॉर्ट ये वर्बल मैसेजेस को सपोर्ट भी करती है। मतलब जब आप वर्बल मैसेज पे दे रहे हो ना, अगर आप उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो तो आप आपके जो वर्बल मैसेजेस है ना उनको सपोर्ट दे पाओगे, उनको अच्छे से इन्हेंस कर पाओगे ताकि वो अच्छे से समझे जा सके। सो जो ये इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें ना आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि आपके नॉन वर्बल क्यूज आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, मतलब किस टाइम पे जेस्चर यूज़ करना है, कौन सा जेस्चर यूज़ करना है, क्या आपका फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए। जितने आप काबिल हो इन चीज़ों को यूज़ करने में उतना ही अच्छा आप मैसेज आगे कन्वे कर पाओगे। अब आगे आता है इंटरप्ले बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बहुत क्लोजली रिलेटेड है, यानी इन दोनों का आपस का नाता बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो नॉन वर्बल क्यूज है ना, मतलब जब आप बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर यूज़ करते हो, ये आपके वर्बल मैसेजेस की इंटरप्रिटेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब अगर
अगर आपने गलत टाइम पे गलत चीज़ यानी गलत नॉन वर्बल क्यू यूज़ कर लिया कम्युनिकेट करते हुए, तो जो आपका वर्बल मैसेज उसका मतलब भी गलत ले लिया जाएगा। सो आपको जब आपने इमोशंस एटीट्यूड कन्वे करने हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं आप जो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो। सो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का आपस का नाता है क्या, मतलब कौन से टाइम पे वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा नॉन वर्बल क्यू यूज़ करना है, ये इनका इंटरप्ले होता है। सो ये जितनी अच्छे से आप यूज़ करोगे उतनी ही आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है ना, बेसिकली इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, यानी इंटरकल्चर वर्ड ही बताता है। अब कम्युनिकेशन हमेशा दो बंदों के बीच होगी ना, लाइक जब ये दो बंदे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग कल्चर हैं, उनके अपने अपनी बिलीव्स होंगी, अपनी वैल्यूज होंगी। सो जो उन दो बंदों में कम्युनिकेशन हो रही है उसे हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इस जब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होती है, देखो इसमें कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, यानी क्योंकि दोनों बंदों के अलग अलग कल्चर है, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, वैल्यूज उनके अलग हो सकती हैं, नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, बिलीव्स अलग हो सकते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग होंगे। सो जितनी इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होगी उतनी ही अच्छी आपके मैसेज की समझ अगले को भी आएगी। सो आप अगले के कल्चर को, वो आपके कल्चर को रिस्पेक्ट करो, कोलैबोरेशंस करो, इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो पाएगी। अब आगे पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या कहा था, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब वो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में, और उनमें से जो उन्होंने आपको ना पहले डेफिनेशन दी, उन्होंने ये बता दिया कि बहुत फैक्टर्स है। अब चूज करके बताओ इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहले आता है पावर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, द एक्सटेंट टू विच लेस पावरफुल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। कहना क्या चाहते हैं, यानी जो पावर डिस्टेंस है ना, ये वो एक्सटेंट है, ये वो दायरा है जिसमें जो आपके सोसाइटी के लेस पावरफुल मेंबर्स हैं, मतलब जिनमें इतनी पावर नहीं है, वो कम पावरफुल है, वो एक्सेप्ट करेंगे दूसरे पावरफुल बंदे की पावर, वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको भी, वो ये कहते हैं कि उनको भी पावर मिले, पावर अनइक्वली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हो है। सो ये चीज़ कम्युनिकेशन पैटर्न्स पे इम्पैक्ट डालती है, और जो कम्युनिकेशन का आपका डायनामिक्स है कल्चर के अंदर अंदर, उस चीज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलिज्म। ये दिस रेफर्स टू डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज देयर पर्सनल गोल्स एंड ऑटोनॉमी ओवर कलेक्टिव गोल्स। यानी देखो जब ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप में मेंबर्स होंगे ना, जब इंडिविजुअल मेंबर्स आपस में मिलेंगे तब ये ग्रुप बनता है। अब ये वो चीज़ है, इंडिविजुअलिज्म वो चीज़ है जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके जो इंडिविजुअल्स होंगे ना, इसमें वो प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रेफर करेंगे अपने पर्सनल गोल्स को। वो ये चाहते हैं उनको ऑटोनॉमी मिली रहे, मतलब किसी और बंदे को उस पर प्रेशर ना पड़े, वो खुद इंडिपेंडेंट रहे, ये उनके पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए रेदर देन कलेक्टिव गोल्स। सो जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं ये वैल्यू करते हैं इंडिपेंडेंस को और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को, ठीक है। लास्ट आता है जेंडर रोल्स। देखो अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग उसमें हर अपने जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें अलग अलग उन कल्चर्स के अपने अपने इंडिविजुअल्स होंगे ना, उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने कल्चर के उनके नॉर्म्स हैं, उनके रूल्स के रिगार्डिंग उनका क्या बिहेवियर होगा, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिविजुअल। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जेंडर पे डिपेंड करती है, मतलब हर कल्चर में मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, ठीक है। अब आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेशंस रोल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। सो जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और जो आपके कम्युनिकेशन डायनामिक्स है, जो ग्रुप डायनामिक्स हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सेकेंड अब मेजर आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आती है कल्चरल सेंसिटिविटी। अब जो ये कल्चरल सेंसिटिविटी है ये बहुत क्रूशियल है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा दूसरे के कल्चर को लेट के, जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। देखो जो ये इन शॉर्ट ये कल्चरल सेंसिटिविटी है, ये मैं वैसे तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बेसिकली बहुत क्रूशियल होती है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। इसमें आपको पता होना चाहिए, यानी आपको दूसरे के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपको दूसरे के कल्चर के जो मतलब जो आप दोनों के कल्चर में डिफरेंसेस है, आपको उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगले के कल्चर को ड्यू रिस्पेक्ट दो, आपके कल्चर को भी ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब किसी के कल्चर पे आपको उंगली नहीं उठानी है, ठीक है।
ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी से अडेप्ट करो जो आपकी डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो जितनी नीड्स है ना, देखो आपके जो कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं उसमें जो आपकी कल्चर कॉन्टेक्स्ट है उनमें अलग अलग नीड्स होंगी बंदों की, आपको उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। सो जितनी आप कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप करोगे वो आपकी क्रॉस कल्चर इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट करती है, ठीक है, उतनी ही अच्छी आपकी क्रॉस कल्चर इंटरेक्शंस होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के। देखो जो आपकी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, हर कल्चर अपनी लैंग्वेज यूज़ करेगा, एक कल्चर की अपनी, दूसरे कल्चर की अपनी लैंग्वेज, उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं। नॉन वर्बल क्यूज क्या यूज किए जाते हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन करते टाइम पे, कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा यूज कर रहे हो, ये चीज कहीं ना कहीं आपके जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकती है। मतलब आप मान के चलो अगर आपने कम्युनिकेशन में ये चीजें यूज की हैं, बीइंग अ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, कई बार अगले कल्चर का बंदा जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो उसका गलत मतलब निकाल सकता है, उसकी मिस इंटरप्रिटेशंस कर सकता है। सो आपको अफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है ना, उसमें एक तो एक्टिव लिसनिंग चाहिए, आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा दूसरे कल्चर के बंदे को, अच्छे से सुनो, धैर्य से सुनो, मतलब थोड़ा टाइम दे के सुनो। अगर कोई डाउट हो रहा है तो क्वेश्चंस पूछो, जितने आप क्वेश्चंस करोगे आप पूछोगे और उनको आप जब क्लैरिफाई अगला बंदा आपको करेगा तो चीजें समझ आएंगी, ठीक है। इससे एक तो आपको ना दोनों के कल्चर के नॉर्म्स समझने पड़ेंगे, जितने अच्छे आपको कल्चरल नॉर्म्स आपको समझ आएंगे उतनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो जितनी अच्छे से होंगी वो फुलफिल हो जाएंगी, यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो जाएगा। लास्ट आता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन चैलेंजेस। देखो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में ना चैलेंजेस अराइज कर सकते हैं। ये चैलेंजेस कहाँ से अराइज करेंगे, जो लैंग्वेज बैरियर है उनसे अराइज कर सकते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स डिफरेंट हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण अराइज कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्टाइल आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एटीट्यूड क्या है आपका टाइम को लेके, पंक्चुअलिटी को लेके, ये चीज डिफरेंसेस अराइज कर सकती है, चैलेंजेस अराइज कर सकती है। नॉन वर्बल क्यूज को उनका मतलब ही गलत निकाल लिया जाए डिफरेंट कल्चर्स में तो इससे भी चैलेंज अराइज हो सकता है। सो जितनी जल्दी आप इन चैलेंजेस को खत्म कर दोगे, ओवरकम करोगे, इनके लिए देखो ओवरकम करने के लिए ना आपको पेशेंस बहुत चाहिए, मतलब आपको धैर्य चाहिए, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, एम्पैथी होनी चाहिए दूसरे की तरफ, आपके अंदर ना अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए कि आपने ना कुछ चीज़ों को सीखना है, उनको अडेप्ट करना है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में जो आती है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आती है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो ग्रुप कम्युनिकेशन में इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे हर कम्युनिकेशन में होती हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। अब ये चीज एक ग्रुप और टीम के अंदर होगी। अब यहाँ पे सिंगल पर्सन फेस 1-to-1 नहीं होगा, यहाँ पे अब एक ग्रुप होगा, एक टीम होगी, उनमें जब इंटरेक्शंस होंगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस होंगे, वो ग्रुप कम्युनिकेशन बन जाएगा। इसमें डिस्कशंस होती हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हो गए या जो कोलैबोरेशंस हो रही हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन में ही होती हैं। मतलब जब आपकी एक बोर्ड मीटिंग रख ली गई, जब बंदे मीटिंग को अटेंड करने आएंगे, डिस्कशंस होंगी, अलग अलग फैसले लिए जाएंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे बंदे, सो ये सारा कुछ ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर होता है। अब इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, एक तो इससे आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। मतलब जब आप एक मीटिंग में जाओगे, अगर आप वो पूछेंगे आपसे बताओ कि आपका नजरिया इस चीज को लेके क्या है, मतलब आप ट्राई करोगे अपने आप को पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे, कोऑपरेशन होंगी, सिनर्जी बन जाएगी। सिनर्जी मतलब 2+2 5 होते हैं, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्रुप में काम किया ज्यादा सॉलिड काम होता है। अब डायनामिक्स क्या होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के, देखो जो ग्रुप कम्युनिकेशन है बहुत सारे फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रुप का साइज कितना है, बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप है या नॉर्मल ग्रुप है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है टीम मेंबर्स की या जो ग्रुप मेंबर्स है, पावर डायनामिक्स कैसे चल रही है, ट्रस्ट का लेवल क्या है, कोहेशन कितनी चल रही है ग्रुप में, मतलब जो बंदे ग्रुप में या टीम है वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं या नहीं करते। सो जितनी अच्छे से आपको ये डायनामिक्स समझ आएंगे, ये चीज इंडिविजुअल को हेल्प करेगी कि वो ग्रुप कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंडक्ट करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा आता है एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी जितना आप अच्छे से सुनोगे, सुनना किसी दूसरे बंदे को ग्रुप कम्युनिकेशन में बहुत क्रूशियल है। इससे आप इसमें अगर आप अच्छे से किसी को सुनना चाहते हो, एक तो आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए, आपको फीडबैक्स देनी पड़ेंगी, यानी फीडबैक्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप समझ सको चीजों को, ठीक है।
अफेक्टिव स्पीकर्स होते हैं ना, जो मतलब जब ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है, जो ग्रुप सेटिंग में अफेक्टिव स्पीकर्स हैं, उनमें वो क्या करते हैं, जब वो बोलेंगे ना, एक तो उनके मैसेजेस में क्लैरिटी होगी, कंसाइज होंगे, इंक्लूसिव होंगे, मतलब वो इंक्लूड करेंगे अलग चीजों को, यानी आप अपने आइडियाज को अफेक्टिवली एंगेज कर सकते हो ग्रुप कम्युनिकेशन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में जब ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है उसमें कन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग उनके इंडिविजुअल्स हैं, उनके अपने अपने डिफरेंसेस हैं, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट हो ही सकता है। बट जो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे एक्टिव लिसनिंग, ओपन डायलॉग, एम्पैथी, ये सारी चीजें, यानी अगर आप किसी बंदे को अच्छे से सुनते हो, अपनी बातें क्लियरली कहते हो, एम्पैथी दिखाते हो दूसरे बंदे, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं जो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, यानी आप एक पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आता है, एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था द 4 R's अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कंप्राइजेस। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को ग्रुप में रिजॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए ना आपको 4 R अप्रोच यूज कर सकते हो, रीडिंग, राइटिंग, रिस्पेक्ट एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसको डिटेल में करते हैं। देखो रीडिंग का क्या मतलब, ट्राई करो स्टूडेंट्स को इनकरेज करो कि वो इकट्ठे चीजों को पढ़ें, उनको समझे, इंफॉर्मेशन इकट्ठे गैदर करें। अब ये इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होगी, अबाउट कॉन्फ्लिक्ट और इशू जो चल रहा है, ठीक है। ये चीज उनको हेल्प करेगी एक दूसरे के नजरिए को समझने में, और उनको एम्पैथी डेवलप होगी एक दूसरे को लेकर। राइटिंग सेकेंड आती है, स्टूडेंट्स को इंगेज करो कि वो ट्राई करो कि वो इंगेज हो पाए रिटन एक्सप्रेशन में, जो वो अपने जो उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं या जो उनके आइडियाज है कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो उनको रिटन में बता पाए। सो ये चीज अलाउ करती है व्यू पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब वो अच्छे से अपनी चीजों को, जो उनके दिमाग में चीजें चल रही हैं, उन पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट करके अगले बंदे को बता सकते हैं। तीसरा आता है रिस्पेक्ट, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग oneself। ट्राई करो आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो। देखो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपके नजरिए कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से टकराएंगे। आप अपने नजरियों को भी ड्यू रिस्पेक्ट दो, अगले के नजरिए को भी ड्यू रिस्पेक्ट करो। ये चीज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। एक्टिव लिसनिंग करो, ठीक है। जो दूसरे का नजरिया है या जो डीप में हर बंदे का नजरिया है उसको एक्नॉलेज जरूर करो, उसको रिस्पेक्ट दो। इससे एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बना रहता है। लास्ट आता है रेजोल्यूशन। फोकस करो कॉन्फ्लिक्ट के कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस निकाले जा सके। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, अलग अलग बंदे के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है। ट्राई करो उसके कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सको। नेगोशिएशंस करो, मतलब एक दूसरे से बातें करते रहो, मतलब एक अपनी चीज बताओ, एक अगले की सुनो, बैलेंस बना के चलो। कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ चीजें कुछ अपनी छोड़ो, कुछ अगले को वो अपनी छोड़े। म्यूचुअली बेनिफिशियली आउटकम्स निकलेंगे तब। अगर आप ये चीजें करते हो तो दोनों का ही फायदा होगा। लास्ट आता है लीडरशिप एंड फैसिलिटेशन। जो इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन है वो हमेशा रिलाई करती है जो आपका लीडर है या जो फैसिलिटेटर है वो कितना कुछ स्किल्ड है। यानी ये वो बंदा है जिसने डिस्कशन को गाइड कर रहा है। जितना ज्यादा वो स्किल्ड होगा उतनी अच्छी डिस्कशंस होगी, उतने ही अच्छे से ग्रुप डायनामिक्स को मैनेज किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इक्वल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकता है। सो जो आपके गुड लीडरशिप है या आपके फैसिलिटेशन स्किल्स हैं, मतलब जो लीडर है वो डिस्कशंस को लीड कर रहा है, जितनी उसकी अच्छी गुड लीडरशिप होगी या उसकी फैसिलिटेशन स्किल्स होंगी, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जो कंड्यूसिव होगी टू प्रोडक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब वो इन शॉर्ट ग्रुप कम्युनिकेशन की तरफ ही लीड करेगी। ठीक है, समझ गए। सो यहाँ पे करते हैं हम आज का सेशन वाइंड अप। मैंने आपको काफी टॉपिक्स करवा दिए। अब जो हमारा परसों सेशन कंडक्ट करेंगे उसमें हम क्लासरूम कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सारा डिटेल में करेंगे और आगे बैरियर्स पढ़ेंगे। सो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो ज्वाइन कर लो, डेली क्विज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। जो अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।